नमस्कार, विजन ओवेशा वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक व्यास और आप तक पहुंचा रहा हूं फिर एक बार नए बरस की मंगल कामनाएं। ये इस बरस का पहला मंगलवार है और आज के इस अंक में हम आप तक पहुंचाएंगे एक समाचार जिसमें आप दर्शन करेंगे हनुमान जी के, जिनके प्रति विशेष रूप से पूजा अर्चना स्मरण अर्पित किया जाता है मंगल के दिन को। वैदिक हेरिटेज में किस तरह से स्वागत किया गया नए बरस का, उसकी कुछ झलक आप तक पहुंचाने के अलावा आज के कार्यक्रम में आप मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जिनका कहना है कि डेटा और टेक्नोलॉजी किस तरह भारत को उन्नति के पथ पर आगे ले जाने में सहायक होंगे। और आप मिलेंगे अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से, जो बात कर रही हैं एक थेरेपिस्ट से मेंटल हेल्थ के बारे में। और आज के इस अंक का समापन हम करेंगे उस बातचीत से जिसमें लेखक कवि प्रमोद शाह बता रहे हैं क्या थी दृष्टि प्रख्यात शायर फिराक गोरखपुरी जी की भारतीय संस्कृति के बारे में। तो ये सब करेगा आपकी प्रतीक्षा इस छोटे से अंतराल के बाद। बने रहें हमारे साथ। आप देख रहे हैं विजन ऑफ एशिया वॉइस ऑफ कम्युनिटी कार्यक्रम ITV गोल्ड पर, और आज की शुरुआत इस कार्यक्रम की हम करते हैं उस उत्सव में स्वागत की झलकियों से जहां वैदिक हेरिटेज में 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, सुंदर कांड के उच्चारण के साथ हवन किया गया और अपने संबोधन में गुरु माता ने सबको नए बरस पर श्रद्धा के साथ आगे बढ़ने के कुछ सूत्र भी दिए। इन झलकियों में आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा के पाठ के साथ श्रद्धा से भक्तों का नृत्य करने वाला दृश्य। सुखी वही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वै सब जग जाना तुम सहस्र योजन बल मानो दिलो ताहि मधुर फल जानो प्रभु मुद्रिका मिलि मुख माही जलधि लागी जय अजर जनाही दुर्लभ काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे सुख लहे तुम्हारे चरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सहारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे कोई अमृत जीवन फल पावे चारों युग परताप तुम्हारा हे पर शुद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे मधुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि रावण दिखे दाता स्वर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता
सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप श्यावर राम जय जय राम। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जहां पिछले बरस के समापन के साथ साथ अपनी माता जी को खोया, 100 बरस पूरा करने के बाद हीरा बेन इस धरती धाम से पधार गईं। उनके अंतिम संस्कार के ठीक बाद कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वर्चुअली जुड़े एक रेल के उद्घाटन के समारोह में देश को आगे ले जाने की दिशा स्पष्ट करते हुए 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस में प्रधानमंत्री ने कहा, डेटा और टेक्नोलॉजी भारत को आगे ले जाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगे। आप भी जानते हैं कि ऑब्जर्वेशन साइंस का मूल आधार है। ऑब्जर्वेशन के जरिए आप साइंटिस्ट पैटर्न फॉलो करते हैं, फिर उन पैटर्न्स को एनालाइज करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। इस दौरान एक साइंटिस्ट के लिए हर कदम पर डेटा जुटाना और उसे एनालाइज करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। 21वीं सदी के आज के भारत में हमारे पास दो चीजें बहुतायन में है। पहली डेटा और दूसरी टेक्नोलॉजी। इन दोनों में भारत के साइंस को नई बुलंदियों पर पहुंचाने की ताकत है। डेटा एनालिसिस की फील्ड तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ये इंफॉर्मेशन को इनसाइट में और एनालिसिस को एक्शनेबल नॉलेज में बदलने में मदद करती है। चाहे ट्रेडिशनल नॉलेज हो या मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये दोनों ही साइंटिफिक डिस्कवरी में मददगार होती है। और इसलिए हमें अपने साइंटिफिक प्रोसेसेस को और मजबूत बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स के प्रति खोजी प्रवृत्ति को विकसित करना होगा। समय बदलने के साथ साथ नई नई चुनौतियां जहां व्यक्तिगत रूप से मनुष्य के सामने आती हैं, वहीं उनका सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अलग अलग रूप से हम सामना करते हैं। अपनी प्राथमिकताओं के बारे में ऊहापोह के चलते मानसिक बीमारियों का बढ़ना भी देखा जा रहा है। इस बात को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान भी दी जा रही है। इस बात का अनुमान इस बात से भी लग सकता है कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस ने हाल ही में एक बातचीत की लाइसेंस्ड थेरेपिस्ट कियर गेंस से, और उसको व्हाइट हाउस के यूट्यूब चैनल पर भी सबके साथ शेयर किया गया। प्रस्तुत है उस बातचीत का ये अंश। There's no problem that exists that gets better when we don't talk about it. Say that again. That's why I'm transparent about my, because when we're transparent about our struggles, it emboldens other people to just, I am human. I'm not weak, I'm just a person, and we all struggle. And here we are in the holiday season, and
You know, even when we're not in the holiday season, I think there's so many people who are going through stuff but suffer in silence and don't have or don't think they have a safe place to go to talk it out and talk it through. Ask for help. Let's go to therapy if you're able to, and staying connected to both family and community. That human-to-human interaction is very important for us. So, you know, not everyone's close to their family, right? So when we think about the people in our community, who do you find that folks have in their community that they may not realize is someone they could go to just talk? So we call this a family of choice. Yes. These are close friends. That's right. These are people that you recently met, that you have shared experiences with, maybe neighbors. It's more about the connection than the time or the amount of time that you know that individual. I do believe it is a sign of strength to ask for help. Thank you, Kier. Absolutely. फिराक गोरखपुरी जहाँ एक प्रख्यात शायर के रूप में जाने जाते हैं, वहीं हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कितने करीब थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि क्या धारणा थी उनकी भारतीय संस्कृति को लेकर और कितनी आस्था से वो भारत की सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण के प्रति सजग थे, उसकी वकालत करते थे। उन पर विशेष शोध करने वाले लेखक और कवि प्रमोद शाह ने हमें फिराक गोरखपुरी जी के भारतीय संस्कृति के बारे में दृष्टिकोण हमारे साथ एक बातचीत में बांटा। प्रस्तुत है उस बातचीत का ये अंश। ये जो फ्रीडम फाइट का वक्त भारत के प्रति जो नजरिया था उनका, देश को आजाद करवाने का, वो तो था ही, और उसके बाद भारतीय संस्कृति के प्रति, जनजीवन के प्रति, यहाँ की आबो हवा के प्रति उनका बड़ा लगाव था। वो कहते कि मैंने जब आंखें खोली और उर्दू में लिखना शुरू किया तो मैंने देखा कि उर्दू से हिंदुस्तानी गायब थी। सारे उदाहरण बाहर के मिलते थे, हिंदुस्तान नहीं मिलता था उसमें। चाहे प्रेमी का किस्से हो, माइथोलॉजी हो, सब उर्दू में बाहर की आती थी। तो इन्होंने वो रंग बदला। हर लिया किसी ने, इन्होंने शुरू किया, हर लिया किसी ने सीता को, जिंदगी है कि राम का वनवास। क्या बात, ये पहले नहीं था। शिव का विषपान तो सुना होगा, मैं भी ये दोस्त पी गया आंसू। क्या बात, क्या बात। ये फिराक साहब के पहले नहीं था। तो इन्होंने रंग बदला। एक उन्होंने कहा कि उर्दू जितनी करीब, उर्दू से के जितनी कोई संस्कृत उतनी फारसी नहीं है। ये ज्यादा फारसी शब्द दोगे तो उर्दू क्लिष्ट हो जाएगी, और हिंदी के जितने करीब फारसी उतनी संस्कृत नहीं है। उन्होंने कहा कि उर्दू में 30-35% शब्द यदि संस्कृत के दे दिए जाए और हिंदी में 20-25% शब्द फारसी दे दी जाए तो दोनों भाषा बड़ी सहज हो जाएगी। और ऐसा उन्होंने करके दिखाया। तो उन्होंने एक तो अपनी शायरी में भारतीय चिंतन को स्थान दिया, उसमें सिंबल्स है, इमेजेस है, वो भारतीय दी उन्होंने, चूंकि इनका अध्ययन बहुत था। अच्छा, ये बताइए कि इसके बारे में भी कहीं उल्लेख आता है कि उन्होंने अपना मन उर्दू में अधिक लिखने का कैसे बन गया उनका, और उनका नाम रघुपति सहाय गोरखपुरी था, फिर ये फिराक कैसे हुआ, उसके बारे में भी कुछ आता है संदर्भ कहीं? वो हुआ यह कि उनकी परवरिश उसी माहौल में हुई। उनके पिता भी शायर थे उर्दू के, और उनको ऐसा लगा कि भाई उर्दू में लिखने का मैदान बड़ा है, ऐसा लगा उन्हें। अच्छा। और नाम तो रघुपति साहब को खास बात नहीं, नाम तो होता ही आदमी का जी। और फिराक कहते हैं विरह को उर्दू में।
अच्छा अच्छा। तो ये उनका उपनाम है, पेन नेम कहते हैं अंग्रेजी में जिसे, और उर्दू में तखल्लुस कहते हैं ना। जी। जैसा गालिब नाम, उनका गालिब नाम भी तखल्लुस था, गालिब उनका। तो उनका एक शेर तो ये आपके साथ मैं याद करता हूँ, उनका एक शेर बहुत पहले जो गज़ल बहुत मकबूल हुई, बहुत सुनी गई है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए ज़िंदगी हम हम दूर दूर से से पहचान लेते पहचान लेते हैं। तो अगर ऐसा कहा जाए कि उनकी शायरी आपके अंदर एक ऐसा नया स्थान सुलभ करा देती है, जो शायद पहले आप नहीं देखते हो, तो वो महसूस करने की जो आपकी कैपेसिटी है, उनकी शायरी को पढ़ते हुए बढ़ जाती है, कहीं ऐसा लगता है। हैं। बिल्कुल बताते, एक उनकी शायरी में इश्क को नया मायना दिया गया, जी, जी। सौंदर्य बहुत नया था। और इनके पहले शायरी जो थी, लहरों से लिखे तो लहरा के पी गया, साकी एक नजर पे बल खा के पी गया, इस तरह की शायरी हुआ करती थी। जी, जी। इनकी शायरी आई तो आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फिराक, वाह! जिंदगी रूपी में खाने में, जिंदगी रूपी में खाने में। आए थे हंसते खेलते मैं खाने में फिराक, जब पी चुके शराब तो संजीदा हो गए। क्या बात है! क्या बात है! इस अच्छा तरह की शायरी शुरू की और इश्क को एक नया रंग दिया इन्होंने। अच्छा, वो अपने समय में ऐसे मुकाम तक पहुँच गए थे जहाँ लोग उनको यूँ देखते थे। जी। यानी प्रामाणिक रूप से अगर फिराक साहब कोई बात कह रहे हैं तो वो बहुत अ, सम्मान के साथ, वो बहुत वज़नदार बात है, ऐसा बिल्कुल। उनके आस-पास ऐसा वातावरण बन गया था। उस बीच में भी कहीं उन्होंने स्वयं कहा है, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो सौंदर्य के प्रति इतना उनका लगाव था, तो उन्होंने 1-2 बार ऐसे भी कहा कि अगर गांधी जी भी हैं और अगर अगली है तो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन फिर उसको क्वालीफाई किया उन्होंने कि ये सिर्फ़ ऊपर के सौंदर्य की बात नहीं कर रहे हैं। तो अगेन वो बात महसूसने के जी, वहाँ पर चली जाती है। पर ये बात आप सही है। बताइए। जी, जी। वो भीतर सौंदर्य की बात करते हैं, सौंदर्य कैसा भी हो, चाहे भीतर का हो बाहर का हो, हुँ, वो कहते हैं हुँ। सौंदर्य सौंदर्य होता है। उनके जीवन की ऐसी कोई घटना जो आपको लगता है कुछ अलग-सी है, उनका परिचय देती है, और ख़ास करके ये बड़ा रोचक बात है कि नेहरू जी के इतने समीप रहे और कुछ समय पर उन्होंने नेहरू जी के बारे में भी आलोचनात्मक कह दीजिए या कुछ क्रिटिकल टिप्पणियाँ की हैं बाद में। हो सकता है फिराक साहब जब कहते थे ना, तो ये भूल जाते थे मैं किसके बारे में कह रहा हूँ। हुँ, हुँ, वो सब्जेक्ट पे बोलते थे बाद में, जो उनको ठीक लगता था। हुँ। उनका व्यक्तिगत जीवन जो था बड़ा डिस्टर्ब था, फैमिली लाइफ बहुत डिस्टर्ब थी उनकी, जी, फिराक साहब की। वो एक अलग किस्सा है। तो वो किस्सा थोड़ा सुना दीजिए वो उनके जीवन अपनी की। वो कहते मेरा विवाह जो करवाया गया, वो हुँ, धोखे से करवा दिया गया, हुँ, हुँ, और अपनी पत्नी से वो खुश नहीं थे, हुँ, हुँ। और बल्कि 40-45 वर्षों तक पत्नी से साथ रहते, बातचीत बहुत कम थी उनकी। अच्छा, अच्छा, तो उनके लड़के ने आत्महत्या कर ली थी, अच्छा। और एक लड़का था, दो तीन लड़कियां थी। वो पारिवारिक जीवन जो था ना उनका, हुँ, हुँ, वो सुख में नहीं था। हुँ, हुँ। आप फिराक के जो ख़ास आपके पसंदीदा शेर हैं, उनका हवाला लेते हुए उनके जीवन के बारे में और बात करते हैं। आप बताइए, आपकी प्रिय ग़ज़ल शेर उनके कौन-से हैं? अच्छा। फिराक साहब के तो क्या बताऊं आपको, वो है ना कि शाम गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, वाह! शाम गम कुछ उस निगाहे नाज की बातें करो, बेखुदी बढ़ती चली है, राज की बातें करो। क्या बात है! क्या बात है! क्या ये बात गजल उनकी, या है! उनकी जी, वो गजल जी, कि एक शबे गम वो भी थी जिसमें जी भर आए तो अश्क बहाए, वाह! एक शबे गम ये है कि जिसमें ए दिल रो रो कर सो जाए। क्या बात है! क्या बात है!
रात चली है जोगन होकर बाल संवारे लट छिटकाए। आपने देखी रात का जी जी। उन्होंने भाषा कितनी आसान कर दी है। रात चली है जोगन होकर बाल संवारे लट छिटकाए, छिपे फिराक गगन पर तारे, दीप बुझे हम भी सो जाएं। क्या बात, क्या बात। क्या वो अब अक्सर चुप चुप से रहे हैं, यूं ही कभू लब खोले हैं। पहले फिराक को देखा होता, अब तो बहुत कम बोले हैं। वाह। इसकी फितरत की ये आंख मिचोली, जी। कुदरत की है जो मैं बोलो खोले हैं। और कौन करे है बातें मुझसे तन्हाई के पर्दे में, वाह। कौन करे है बातें मुझसे तन्हाई के पर्दे में, ऐसे में किसकी आवाजें कानों में रस घोले हैं। वाह वाह वाह। तो अब इस मैं तरह के जो शेर फिराक बहुत के चलते चलते आपके साथ फिर ये याद करते हुए कि संस्कार हमें आगे ले जाते हैं। संस्कार के लिए अगर हम अंग्रेजी भाषा का शब्द इम्प्रेशंस लेते हैं तो वो उतनी गहराई तक नहीं जाता है जहाँ तक संस्कार शब्द का संकेत है। तो सांस्कृतिक विरासत को साथ में लेते हुए जब भारतवंशी भारत से दूर निकलते हैं तो भारतीय मूल्य उनके साथ चलते हैं। उसका कारण ये है कि भारत की माटी व्यक्तित्व के निर्माण के भी कई संकेत हमें देती है और उसको निष्ठा से अपने साथ संजोए रखने के प्रति जो भारत से निकले हुए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं वो भी सजग हैं। पूरी तरह से अमेरिका की उन्नति में अपना योगदान देने के साथ साथ अपनी आत्मिक उत्थान की दृष्टि से भारत की जड़ों से जुड़े रहने की अनिवार्यता को समझने वाले हमारे सभी भारतीय मूल के भाई बहनों को पुनः एक बार नए वर्ष की बधाइयाँ देते हुए ITV गोल्ड से विजन ऑफ एशिया वॉइस कम्युनिटी कार्यक्रम के इस अंक का समापन करने की अनुमति लेता हूँ मैं अशोक व्यास। नमस्कार।